वैशु, आयुष, वेरी गुड। हर्षिता, बहुत बढ़िया। प्रभात, हर्षिता, हर्षित, राहुल, अर्चना, वेरी गुड। जानवी, मृदुल, हर्षित, साक्षी, राहुल, ज्योति, बहुत ही बढ़िया। तो तुम सबको भी अच्छा बच्चा अवार्ड दिया जाता है। दीपेश्वर, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। नो प्रॉब्लम भरत, गॉड ब्लेस यू, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग कंटिन्यू करें। देयर आर मेनी टॉपिक्स टू बी लेफ्ट टू बी डन। अगर हम लोग थोड़ा टाइम बचाते हुए जाएंगे तो मैं जितना ज्यादा डिटेल में करना चाहता हूँ उतने डिटेल में मैं कर पाऊंगा। ऑलराइट, सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस विदाउट मच अडू। एंड जो लोग नए स्टूडेंट्स आए, पहली बात तो आपका स्वागत है, और जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं तुम्हें भी याद कराने की जरूरत पड़ ही सकती है। बिल्कुल सही बात है। In this series, please watch previous class videos at least 3 times each. Especially if you're joining in the middle of the course, make sure all the previous sections are thoroughly revised before you come to the class. Read NCERT books, class 6 to 12. Continue reading Lakshmikant. Read the newspapers, The Hindu or Indian Express every day. Every day matter karta hai. There will be regular doubt sessions. Maintain decorum and discipline in the class. Any disturbing, any foul, personal or political comments will be not be tolerated. You may be blocked for this action. Sir, ये शराफत से बोलो. You shall be blocked for this action. अब ठीक लग रहा है. Make running notes of the class. No PDF shall be shared in unless deemed really necessary by the educator. Being late for the class will adversely affect your understanding. Medium of teaching bilingual है, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा. ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, और अनअकैडमी ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा ऐप बनाया है, उसको प्लीज देख लो ताकि तुम्हें पता चले नेक्स्ट कोर्स कब आ रहा है, नेक्स्ट टाइमिंग क्या है, वो सब कुछ अनअकैडमी ऐप पर होता है. हम लोग बहुत दूर तक चले गए हैं इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग. तुम्हें अगर हम इसको नंबर में काउंट करेंगे तो ऐसा लगेगा यार ये थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन हम लोग एक्चुअली पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग में वहां पहुंच गए जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं था. सो वी यस्टरडे डिड आर्टिकल 20, 21 एंड 22, लेकिन 21 कंप्लीट नहीं हुआ था. ओके, सो 21 इसलिए नहीं कंप्लीट हुआ था because 21 की लैंग्वेज कुछ ऐसी थी. So everyone get ready, try and understand. Everyone I hope has revised. और अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ी देर के बाद रियलाइज होगा कि तुमने एक बहुत मेजर गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपनी जिंदगी में मिस कर दी. ओके, और पछतावे के आंसू सबसे गहरे होते हैं और बहुत रुलाते हैं. तो प्लीज डोंट डू दैट पार्ट. ये जो पढ़ाया जा रहा है ये इंडिया में ऐसे पॉलिटी आज तक किसी ने इससे पहले नहीं पढ़ाई है. सो फायदा उठा लो. और बाकी सब लोग तो वरना क्या है यार, यूपीएससी में फॉर्म भरो, 100 रुपए का फॉर्म होता है सर, वो भी कई बार नहीं लगता. कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है. फेल हो जाओगे क्या फर्क पड़ता है. फिर अपने बच्चों को बताना, अपने पोता पोती को बताना, यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है बाबा, मैंने ट्राई किया था, पूरा दिन पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था, फिर भी फेल हो गया. उन बेचारों को क्या पता कि सारा टाइम पास ही करते रहते थे. अगर तुम समराइजेशन ऑफ दीस वीडियोस नहीं कर रहे हो, तुम अपने हाथ से नोट्स नहीं बना रहे हो, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो. Either ways, मेरा काम है समझाना. ओके, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. तो हमें करना है आर्टिकल 21. सर आप ना भूल गए हो, आर्टिकल 21 हम कर चुके हैं. कैसी बात कर रहे हो? अच्छा, आर्टिकल 21 आपने बताया था, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, शैल ऐसा शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. और सर आपने ये भी बताया था कि आर्टिकल 22 भी आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करता है, जो कि अरेस्ट से बचाता है. आर्बिट्ररी अरेस्ट से कोई बचाएगा तो कौन बचाएगा सर? आर्बिट्ररी अरेस्ट से आर्टिकल 22 बचाएगा. आर्टिकल 20 आर्बिट्ररी कन्विक्शन से किसको तुम्हें बचाएगा तो कौन बचाएगा सर? आर्बिट्ररी कन्विक्शन से आर्टिकल 20 बचाएगा. सबको समझ में आ गई कल की पूरी कहानी? यस और नो? एवरीवन हैज अंडरस्टूड. सो मैं तुमको अरेस्ट भी नहीं कर सकता until and unless I follow procedure established by law. मैं तुमको कैद भी नहीं कर सकता. मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ. कौन सी वाली? दफा 302 ताज़ीरात हिंद. तुमको 14 साल की सजा दी जाती है. नहीं दे सकते जब तक कि तुम नहीं फॉलो करोगे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में? अगर तुमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया है तो मंजूर है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अगर तुमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं फॉलो किया है तो it is called as arbitrary arrest, arbitrary conviction, violating your article 21.
21 इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माना जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वीआईपी है। कौन है सर? वीआईपी। ये क्या होता है सर? जो वीआईपी लोग होते हैं ना, उनके ये बाजू में भी एक बॉडीगार्ड होता है और ये बाजू में भी एक बॉडीगार्ड होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुमने देखा है क्या? ओके सर, हमारे भी बाजू में बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। अच्छा हाँ, जब हम सब्जी लेने जा रहे होते हैं तो हम सब्जी ले रहे होते हैं तो आजू बाजू लोग खड़े होते ही है। नादान परिंदे हो तुम लोग, हाथ दोगे। सो जो वीआईपी होते हैं ना, उसके बाजू में 2 बॉडीगार्ड होते हैं। ओके, वैसे यहाँ पे है 20, यहाँ पर है 22, बीच में वीआईपी है 21। समझ लो कि नहीं समझ लो? सर पूरा तो पढ़ाया नहीं आपने, आज तो पढ़ाया नहीं, लाइफ तो बताया नहीं। ओहो, मैं आपको समझाता हूँ। लाइफ का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेते रहना, जिंदगी को कहते हैं लाइफ। तो सर अभी बीच में एक इंसिडेंट हुआ था हैदराबाद में, तो आई होप एवरीवन रिकॉल्स दिस। हाँ सर, तो वहां पे ना पुलिस ने एक बंदे को एनकाउंटर कर दिया था, एक को नहीं किया था, ज्यादा को किया था। तो एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि लीगली स्पीकिंग पुलिस का काम है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम तक तुमको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना, यानी कि कोर्ट तक लेके जाना। जस्टिस डिस्पेंस करना पुलिस का काम नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, ये जो एनकाउंटर है ना सर, ये उस बेचारे की लाइफ ले गया। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज वायोलेटिंग आर्टिकल 21। कुछ लोग उसको बेचारा नहीं बोले, कुछ लोग उसको क्रिमिनली बोले। मेरे बिल्कुल सही बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या करें? लॉ हैज टू बी ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, लॉ में ब्लैक एंड व्हाइट का ही रूल है और रूल ऑफ लॉ है। तुम्हारी कितनी मर्जी अच्छी नियत हो, तुम कितने मर्जी साफ दिल से कुछ कर रहे हो, जब तक तुम लॉ नहीं फॉलो करोगे, जब तक तुम प्रोसीजर नहीं फॉलो करोगे, you will be on the wrong side. That is the good and the bad side of being a constitutional country. Are you understanding? तो ये एक सबक सीख लेना when you become an IAS officer, IPS officer, कि केवल वही करना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अलाउ करता है। बाकी सब बॉलीवुड में ठीक लगता है, अदरवाइज बहुत बाद में चक्के होते हैं। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ गया? तो मेरे स्टूडेंट होने के नाते मैं तुम्हें इतना तो बता सकता हूँ कि नो द लॉ, लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सर किसी की जान ले ली, क्या मैंने बोला? किसी की जान ले ली, ये जान लेना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात है सर, मर गया सर वो। लेकिन मुझे कुछ और भी क्वेश्चन पूछना है। क्या यहाँ पर वर्ड लाइफ लिखा है? अच्छा, हाँ तो अभी तो बताया ना, उसकी लाइफ ले ली। हाँ बेटा, लेकिन देयर वाज अ केस व्हिच इज अ वेरी पॉपुलर केस, जिसे बोला जाता है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। कौन सा केस है सर? मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसके बाद एक और केस व्हिच इज कॉल्ड एज द फ्रांसिस क्योराले म्यूलिन केस। क्या बोलते हैं सर? फ्रांसिस क्योराले म्यूलिन केस। फ्रांसिस क्योराले म्यूलिन 1981-82 का केस। ओके, इस दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लाइफ का नैरो मीनिंग मत निकालो, लाइफ का ब्रॉड मीनिंग निकालो, वाइड मीनिंग निकालो। मैंने कहा ये कैसे वाइड मीनिंग कैसे होता है? तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। ओके, तो एक एक ये एक लड़की है। ओके, बड़ी खुशी खुशी इसके फादर ने इसके एक बच्चे से शादी, एक आदमी से शादी कराई, और उस आदमी ने बोला कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। इसकी शादी हो गई या मैरिज हो गई, नो प्रॉब्लम। अब क्या हुआ? मैरिज होते बेचारे के साथ दुनिया भर की क्रूअल्टी होने लग गई। अच्छा, फिर उसकी क्रूअल्टी होने लग गई, उसको खाने को जो चाहिए था वो नहीं मिलता, जो उसको अपने मम्मी पापा से बात करनी है वो भी नहीं मिलती, उसको सुबह शाम इंसल्ट किया जाता है, सुबह शाम उसको ऐसा दहेज के लिए गालियां दी जाती है, किसी तरह एक बंद कमरे में उसकी जिंदगी कट रही है। ये जिंदा है? हाँ सर, ये जिंदा तो है, मरी तो नहीं है, लेकिन क्या इसके पास जिंदगी है? सर ये क्या बात हुई? बेटा बड़ी बात है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? शी इज लिविंग बट शी डज नॉट हैव लाइफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर ये तो बहुत ही शायराना बात है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? लाइफ अकॉर्डिंग टू दीज टू केसेस is living with choice and dignity. क्या है सर? living with choice and dignity. सब लोग लिखेंगे life according to article 21 is living with choice and dignity. क्या है सर? living with choice and dignity. so ये जिंदा जरूर है बट ये जिंदगी नहीं। हाँ सर, तो जिंदा रहना, सांस लेना, सांस लेते रहना जिंदगी नहीं, जिंदा रहने की आदत होती है। ओह, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? जिंदगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। सो ये एक बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है, एंड दैट इज व्हाट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो लैंडमार्क केस ऑफ मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ की डेफिनेशन को एक्सपांड किया
to go to meaning that life is living with choice and dignity. Are you understanding this or not? उसी तरह से, so life is a far broader word or wider word. Similarly, in the case of Francisco Raleigh Mullen versus Administrative Union Territory of Delhi, UT of Delhi, 1981-82 का केस, उनमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला the right to life includes the right to live with human dignity and all that goes along with it. Are you understanding this or not? तो जस्टिस पी एन भगवती की ये बहुत बड़ी जजमेंट थी जिसने लाइफ वर्ड को बहुत ही ह्यूज वर्ड दिया. तो उन्होंने लिखा a constitutional provision must be construed not in a narrow and constricted sense but in a wide and liberal manner so as to anticipate and take account of the changing conditions and purposes so that the constitutional provision does not get atrophied or fossilized but remains flexible enough to meet the newly emerging problems and challenges. So ये बहुत ही important बात है that the point here is life is the most precious human right which forms the arc of all other rights must therefore be appropriated in a broad and expansive spirit so as to invest it with significance and vitality. को बहुत ही huge word दिया. तो उन्होंने लिखा a constitutional provision must be construed not in a narrow and constricted sense but in a wide and liberal manner so as to anticipate and take account of the changing conditions and purposes so that the constitutional provision does not get atrophied or fossilized but remains flexible enough to meet the newly emerging problems and challenges. So ये बहुत ही important बात है that the point here is life is the most precious human right which forms the arc of all other rights must therefore be appropriated in a broad and expansive spirit so as to invest it with significance and vitality which may endure for years to come and enhance the dignity of the individual and the worth of human person. Voila. मतलब एक बार थैंक यू बोलो टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि जब तक हमारे पास ऐसे जबरदस्त जुडिशियल डिसीजंस है अपन को घबराने की कोई जरूरत नहीं है. सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट. अगर तुम इसको एग्जांपल दो तो यू विल अंडरस्टैंड मल्टीपल थिंग्स ऑफ दिस. तो एक है पर्सन ए, ओके, उसका जन्म हुआ एक पर्टिकुलर रिलीजन में, रिलीजन का नाम था एक्स. बाद में मोहब्बत हो गई, क्या बात कर रहे हो, किससे, एक और पर्सन से जिसका रिलीजन है वाई. ओहो, ए बोली मैं तो वाई का फेथ अपनाऊंगी और फिर मैं उससे शादी करूंगी. सर ये हो सकता है क्या? हो सकता है बेटा. लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी. ओह यस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो राइट टू चेंज वंस फेथ. हाँ, मैं किसी और धर्म में पैदा हुई लेकिन मैं कुछ और फेथ करना चाहती हूँ, फॉलो, बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट टू चेंज वंस फेथ and to right to marry a person of one's choice. Person of one's choice. Okay. Is also life. Oh yes, तुम्हें समझ में आ रही होगा क्या बोले सर? We are talking of the Hadia case. I hope everyone has understood this or not. Yes sir. हम लोग कौन से केस की बात कर रहे हैं? Hadia case. Hadia case was Shafeen Jahan versus Ashokan KM, decided on 2018. Hadia was actually Akhila Ashokan, born to father Ashokan KM. Name suggests he is a Hindu, decided to become a Muslim, decided to marry Shafeen Jahan, and this was held as our fundamental right under Article 21. So you want to change your faith? You want to marry a person of one's choice? Remember the case, Hadia case. It is included under Article 21. बात सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood. ठीक है सर, आगे चलो आगे. Everyone has understood this or not? Yes sir. आगे चलो. सर मैं ना सुबह उठ के जॉगिंग पे जाना चाहता हूँ. क्या बात कर रहे हो? मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा. नहीं नहीं सर, मैं तो उठ जाता हूँ सर. मैं 4 बजे उठ के जा रहा था, जॉगिंग जा रहा था. मेरे घर के बाजू में गार्डन है. मैंने सोचा मैं भागूंगा, दौड़ूंगा, अगला ओलंपिक मेडल लाऊंगा, और अगर मेडल नहीं भी मिलेगा हेल्दी तो रहूंगा. मैं जा ही रहा था तो मेरे को सर ट्विटर पे एक खबर आ गई. क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बोला बाहर मत जाने का. काय को? बहुत ज्यादा पोल्यूशन है बाबा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बाहर जाओगे मर जाओगे. अच्छा सर, ये क्या बात हुई? मेरी चॉइस थी, मेरे को भागने का था. ओके, मैं भाग नहीं सकता. ये क्या बात है? राइट टू अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट. क्या मैंने बोला? राइट टू अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट. लाइफ इज लिविंग विद choice and dignity. Subhash Kumar was the state of Bihar, 1991, utilizing Article 32, enjoyment of pollution-free water and air for full enjoyment of life. If anything endangers or impairs that quality of life in derogation of the laws, the citizen has the right to have recourse to Article 32 of the Constitution for removing the pollution of water or air, which may be detrimental to quality of life.
सर ये भी इंक्लूड होता है, ये भी इंक्लूड होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? यस और नो? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर ये मेरा एक और फ्रेंड है। कौन सा फ्रेंड? ये एक और फ्रेंड है। ये by birth, by naturally, biologically, by birth, he is LGBT. Are you understanding? That is lesbian, gay, transvestite. This is his choice. Oh, it is his choice. Are you understanding? It could be her also. It is his or her choice. Right to sexual orientation. सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ओके, क्या तुम्हारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है which happens कंसेंशुअली, मर्जी से, सहमति से, it is completely your business and is covered under fundamental right of article 21। सर ऐसा हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मालूम है सर, एक ना सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड लिखा हुआ है। सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड बोलता है that if you involve in sexual intercourse against the order of nature, क्या मतलब सर? अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, मतलब ये अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस माने जाएंगे और फिर आपको पनिशमेंट का पॉइंट मिलता है सेक्शन 377 आईपीसी में। बड़े ही अजीब होते हैं लोग। सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, ये फिटे मुंह अंग्रेजों ने लिखकर चले गए। इंग्लैंड में एक एक्ट हुआ करता था जिसको बोलते थे बगरी एक्ट। ओके, उस एक्ट के तहत ये लोगों ने होमोसेक्सुअलिटी को सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर बोल दिया। अरे नादान परिंदो, ये अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर हो कैसे सकता है? अगर वो नेचुरली बॉर्न ही ये है, अगर नेचर उनको जन्म दे रहा है, तो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर कैसा होगा बाबा? ओह यस, तो जिसने बनाया, बनाने वाले ने भेदभाव नहीं किया, तुम कौन होते हो नादान परिंदो? सो Supreme Court comes forward. Navtej Singh Johar versus Union of India 2018. Supreme Court says we will decriminalize section 377. Okay, and that your sexual orientation shall also be covered under Article 21. समझ लो या नहीं समझ लो? Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर ये भी आर्टिकल 21 में? यस मेरा बच्चा। बहुत ही सर सैड सिचुएशन है कुछ कुछ जगहों पर। आपने देखा है? क्या देखा सर? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बड़ी बड़ी सिटीज में जाओगे ना, तो लोग ना बेचारे है ना सड़क के कोने पे, पेवमेंट्स पे, फड़ियों पे सर दुकान डाल के बैठे होते हैं। हाँ सर, दुकान डाल के बैठे होते हैं, सब्जी बेच रहे होते हैं, खिलौने बेच रहे होते हैं, कैंडल्स बेच रहे होते हैं। तो ये ना सर पैसे कमा रहे होते हैं, इनकी दुकान चल रही होती है। मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम लोग यहाँ पर काहे को बैठे? बोले कहीं और बैठ नहीं सकते सर। कहाँ बैठे? बहुत महंगी जगहें हैं, हम यहाँ पर बैठते हैं, हम अपनी लाइवलीहुड कमाते हैं, हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। मैंने कहा काय को कमाते हो? बोले सर इसी से तो हमें चॉइस मिलेगी, इसी से तो हमको डिग्निटी मिलेगी। अगर हम अपना हाथ से ही पैसे कमा ले, कम ही कमाएंगे लेकिन लाइवलीहुड कमाएंगे, तो ये तो हमारी चॉइस एंड डिग्निटी का रास्ता है। लेकिन तुमने गलत किया और इसी वजह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आई और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बुलडोजर से ये सब उड़ा दिया। उड़ा दो क्यों भैया? तुमने रास्ता और पब्लिक स्पेस ऑक्युपाई की है। केस का नाम हो गया ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन सा केस है? ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ 1985। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ये बात तो गलत है कि तुमने जगह वजह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आई और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बुलडोजर से ये सब उड़ा दिया। उड़ा दो क्यों भैया? तुमने रास्ता और पब्लिक स्पेस ऑक्युपाई की है। केस का नाम हो गया ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन सा केस है? ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ 1985। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ये बात तो गलत है कि तुमने जगह
जो पब्लिक स्पेस है वो ऑक्यूपाई की है, लेकिन ये भी उतनी ही जरूरी है कि तुम उसको ऑल्टरनेट स्पेस दो, बिकॉज राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये मैं बहुत सालों पहले से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तब लोग लगते थे पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं। फिर अभी दिल्ली में जब डिमोलिशन ड्राइव हुई तो अचानक ये फेमस हो गया। ओके, सो राइट टू लाइवलीहुड is also covered under Article 21. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? Everyone has understood this or not? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? Yes sir. So Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation. All right, and this is the entire situation with regards to. Everyone has understood this part. Sir, ये जाने दो। ओके, इतनी देर में घूम के आ जाओ थोड़ी देर। ऑलराइट सर। अच्छा, ओके सर। मिलेगी और अगर हम अपना हाथ से ही पैसे कमा ले, कम ही कमाएंगे लेकिन लाइवलीहुड कमाएंगे, तो ये तो हमारी चॉइस एंड डिग्निटी का रास्ता है। लेकिन तुमने गलत किया और इसी वजह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आई और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बुलडोजर से ये सब उड़ा दिया। उड़ा दो क्यों भैया? तुमने रास्ता पब्लिक स्पेस ऑक्यूपाई की है। केस का नाम हो गया ओल्गा टेलेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। कौन सा केस है? Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation of 1985। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ये बात तो गलत है कि तुमने जगह जो पब्लिक स्पेस है वो ऑक्यूपाई की है, लेकिन ये भी उतनी ही जरूरी है कि तुम उसको ऑल्टरनेट स्पेस दो, बिकॉज राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये मैं बहुत सालों पहले से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तब लोग लगते थे पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं। फिर अभी दिल्ली में जब डिमोलिशन ड्राइव हुई तो अचानक ये फेमस हो गया। ओके, सो राइट टू लाइवलीहुड इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? Everyone has understood this or not? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? Yes sir. So Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation. All right, and this is the entire situation with regards to. Everyone has understood this part. सर ये केसेस याद रखने नहीं बेटा, ये ऐसे देखने की बात है, ऐसे देखो और बोलो जाने दो। ओके, इतनी देर में घूम के आ जाओ थोड़ी देर। ऑलराइट सर। अच्छा, ओके सर। ओके, तो ये पढ़ने की चीज थोड़ा ना बेटा, ये देखो। ओके, हम सबको सामने इसे देखो, एंजॉय करो। ओए पिक्चर चल रही है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना। गाना याद रखना थोड़ा बोला सर, यश चोपड़ा ने कब बोला कि गाना याद रखो? अच्छा हाँ, ये बात भी ठीक है, इसे देखने का। हाँ, से देखो। ऑलराइट सर। सो बहुत सारी चीजें हैं और अगर हम इसको देखते चले जाए तो ये सब आर्टिकल 21 में। तो मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा। सर रहने दो सर, नहीं मैं सुंदर सा डायग्राम बना, मेरे को रोको मत यार। ये क्या बन रहा है सर? ये लाल रंग का क्या है? अरे तुम देखते रहो, ये क्या है? ये क्या है सर? सर ये ऑक्टोपस। इट इज डायनासोर। डायनासोर नहीं है। अच्छा, ये अम्ब्रेला है सर। फट गया अम्ब्रेला। अरे कुछ भी बोलते हैं, अम्ब्रेला ऐसे बनता है अम्ब्रेला। ओके, मॉडर्न आर्ट है। अच्छा, ये हैंडल भी है। अच्छा ठीक है सर, भगवान ना करे सर ऐसा अम्ब्रेला बने और उस टाइम हमारे पास बारिश आ जाए। सो आर्टिकल 21 एक अम्ब्रेला राइट है। क्या है सर? अम्ब्रेला राइट है। इसमें बहुत कुछ कवर हो जाता है। तो जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। यस, ओके, अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। अब तुम्हारे मन में कोई अगर कोई गलत विचार आ रहे होंगे तो ये भी रोक लेना। पता चले तुम अभी 16 साल के हो, बोलो मैं तो शादी करूंगा, तो नादान परिंदे, देयर इज नो फंडामेंटल राइट व्हिच इज एन एब्सोल्यूट राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो देयर इज नो फंडामेंटल। तो तुम्हें लॉ फॉलो करना पड़ेगा। सर 16 में नहीं शादी कर सकते? मैं 16 बरस का। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। तो यू हैव टू फॉलो लॉ आल्सो। अच्छा, राइट टू चेंज वंस फेथ। ओके, सो राइट टू चेंज वंस फेथ। यस, तो ये भी अलाउड है, ये भी इसी में आ रहा है। ओके, उसी तरह से right to unpolluted environment. Yes sir, right to unpolluted environment and unpolluted air, water. Okay,
उसी तरह से राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये मैंने तुम्हें थोड़े बहुत पढ़ा दिए, राइट टू लाइवलीहुड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये सारे के सारे जो है ओके ऐसे ही है, बट ऐसे ही नहीं है। तो मैं अपनी मेहनत से खाना कमाता हूँ और चॉइस एंड डिग्निटी लेता हूँ, और मैं जो खाना खाने चाहता हूँ अचानक मुझे पता चलता है गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है। हाँ सर, बैन नहीं कर सकते, नहीं, राइट टू फूड। ओह, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? दिस इज आल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। मेरी एक फ्रेंड है, वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में गई, यूनिवर्सिटी ने बोला कि देखो हमारी यूनिवर्सिटी में ना तुम ना जीन्स पहन के नहीं आ सकती। तो वो मेरे पास रोते हुए बोले सर मैं जीन्स नहीं पहन सकती। मैंने कहा बेटा अपनी यूनिवर्सिटी को बोलना कौन सा लॉ बोलता है जीन्स पहनना मना है, और अगर कोई लॉ के खिलाफ नहीं जा रहे हो तो यू हैव ऑल द राइट्स टू वेयर व्हाट यू वांट टू वेयर। मुझे बताना, ओके, मैं उनके ऊपर रेड फाइल करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट टू वेयर व्हाट यू वांट टू वेयर, राइट टू ट्रैवल आउटसाइड इंडिया, राइट टू कम बैक टू इंडिया, राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, right to life, my friends. It is a far bigger word than this one. Sir, मेरे हॉस्टल में जो वार्डन है ना वो इंटरनेट बंद कर देती है, क्यों पता नहीं, उनको क्या क्या शक रहता है, बट रीजनेबली यूज कर रहे हो। मैं तो अगर तुम रीजनेबली यूज कर रहे हो तो इंटरनेट भी, यूज ऑफ इंटरनेट भी रीजनेबल यूज के लिए, इट इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। Fahima Shireen was the state of Kerala 2019 honorable High Court of Kerala held this decision that even अगर आपके ऊपर अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डाला ऑन इंटरनेट, दैट आल्सो कैन बी अंडरस्टूड एज वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21। सर मैं बैंक गया, क्या हुआ? बैंक चले गए तो मैं आधार कार्ड बनाने के लिए, मेरे को बोला बैंक ने कि आधार कार्ड बनाओ, मैं आधार कार्ड बनाने गया, आधार कार्ड बोले कि एक मशीन में अपनी आंखें डाल दो। नहीं, आंखें डालने को नहीं बोला था बेटा, देखने को बोले थे। अच्छा, फिर बोले फिंगरप्रिंट दे दो। सर मैंने बोला मेरी प्राइवेसी के बारे में क्या? प्राइवेसी तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, दिस हैज बीन हेल्ड, और यही तुम्हारे नवतेज सिंह जौहर केस में भी आ गया था। सिंस द व्हाट यू डू इन योर पर्सनल लाइफ इज कंप्लीटली योर बिजनेस, तो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी इज आल्सो हेल्ड एज योर फंडामेंटल राइट, और वो केस था आधार जजमेंट, यस सर, आल्सो कॉल्ड एज जस्टिस के एस पुट्टस्वामी retired versus Union of India. Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India case, Supreme Court held in 2018 that privacy, right to your privacy, is also your fundamental right under Article 21. इसी को सर पॉपुलरली आधार जजमेंट बोला जाता है। बात सबको समझ में आया या नहीं? बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज गवर्नमेंट, अगर तुमने कोई डेटा प्रोटेक्शन बिल निकाला जो मेरे प्राइवेसी के राइट को इन्फ्रिंज करेगा, अपन आर्टिकल 32 के पास जाएगा, जुडिशियल रिव्यू कर बैठेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्राइवेसी इज बीन अपहेल्ड एज व्हाट इज कॉल्ड एज योर फंडामेंटल राइट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So this is all understood on this part. So privacy and data protection, आजकल तुमको बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे होंगे, and this is the entire context of this part. So एक बार इसको जरूर पढ़ लेना, okay? And this is the entire thing with regards to fundamental right. तो तुम रोज पढ़ोगे, तुम्हें रोज समझ में आएगा how to go about it, and this is it. अब एक सर बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, पहले मैं पूछ लेता हूं, तुम्हें सब समझ में आ तो रहा है? हाँ सर, everyone has understood यहाँ तक or not? Everyone has understood this or not? अब एक बहुत ही ट्रैजिक क्वेश्चन से और ट्रैजिक इवेंट से हम एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन टू कम वेरी सून। तो हर साल मैं कोई ना कोई टॉपिक को या सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कराता हूं, और उनमें से कुछ ना कुछ आने लगा है। आज का मेरा सवाल ये है कि डज द वर्ड राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई? क्या बात कर रहे हो सर, कुछ तो मतलब छोड़ दे, हाथ दोगे सर, मतलब कुछ भी बोलो। राइट टू लाइफ, हाउ कैन इट इंक्लूड राइट टू डाई? ओके, ये क्या बात है सर? हाँ सर, मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना सर, मतलब ये थोड़ा होता है बेटा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी, मुझे 10 मिनट लगेंगे ये समझाने में, थोड़ी देर समझ जाना, ठीक है? तो मेरा एक फ्रेंड है, ओके, उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है एबीसी, बहुत ही अच्छा नाम रखा सर।
तो एबीसी है ना, एक दिन ध्यान से सुनना बेटा, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड पॉलिटी को 4 चांद लगा देंगे। ओके, ड्राइंग देखिए मेरी। तो ये जो एबीसी है ना सर, ओके, ये एक दिन ना मेरे पास ना रोते हुए आया, बोला मेरे साथ बहुत बुरा हुआ सिद्धार्थ, मुझे तेरे वकालत की जरूरत है। मैंने कहा क्या हो गया नादान परिंदे? तो बोला मैं ना जा रहा था, मैंने नई स्कूटी खरीदी थी, मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया। तो मैंने कहा क्यों? तो बोला कि मेरे को बोला कि तूने ना हेलमेट नहीं पहना है। क्या नहीं पहना सर? हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट। ओके, तो तेरे पर चालान है। ओके, मैंने कहा हाँ ये तो रूल है ना, मोटर व्हीकल्स एक्ट में लिखा हुआ है। बोला सिद्धार्थ मेरे को पूरा रूल से ही ऐतराज है। मैंने कहा क्यों? बोला हेलमेट नहीं पहनने से क्या होगा? मैंने कहा हेलमेट नहीं पहनने से क्या होगा? खुदा ना खास्ता तू गिर विर गया, पीछे से किसी ने स्कूटर वूटर गिरा दी और तेरा सर पे लग गया ना चोट, तू चोले का हो जाएगा। मैं क्या तू मर जाएगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो बोला सिद्धार्थ यही तो बात है। ओके, कौन मरेगा? मैंने कहा बाबा तू मरेगा। चोट किसको लगेगी? मैंने बोला बाबा तेरे को लगेगी। तो भाई तूने ही तो बोला था ना, आई हैव फंडामेंटल राइट ओवर माई सेल्फ। चोट मुझे लगेगी, सर मेरा फूटेगा, तुम लोग मेरे को क्रिमिनल ऑफेंस में काय को फंसा रहे हो? हाँ, अगर मैं फास्ट चला रहा होता तो किसी और को खतरा है, किसी और को चोट लगने का डर है। ओके, मैं अपने सर का जो मर्जी करूं, मैं अपना सर फुड़वाऊं, मैं चोले का हो जाऊं, की फर्क पैंदा है? ओके, इसको क्रिमिनल ऑफेंस क्यों बनाया? अब ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा अपने आप से, कुछ लोगों ने नहीं भी पूछा होगा। सर हमारे पास इतनी फिजूल टाइम होता नहीं है कि हम ये सब बातें सोचे, हमारा नेटफ्लिक्स से ऊंची उड़ान होती नहीं, हम नेटफ्लिक्स पे यही देखते रहते हैं, नेक्स्ट बिग बॉस कब आएगा, नेक्स्ट सीरीज कब आएगी, ये इसी में हमारा सारा टाइम ध्यान होता है और बाकी टाइम हम स्पैम करते रहते हैं। ओके, तो हमारे पास ज्यादा टाइम होता नहीं, लेकिन अगर सवाल आ भी जाता तो उसका जवाब कौन देता? Now you have to understand this, and this becomes a very integral part of understanding polity, law and political science at the same thing. सो इसको समझने के लिए एक बहुत ही एब्सर्ड एग्जांपल लेना पड़ेगा ताकि तुमको पल्ले पड़े। ओके, क्योंकि बहुत सारे तुम लोग स्कूल कॉलेज से अचानक यहाँ पर टपक गए, स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया गया वो तुम्हें भी मालूम है। तो मेरा एक फ्रेंड है, अच्छा ये कहाँ है सर? मेरा एक फ्रेंड है, वो पंजाब में रहता है। ओए होए, ओए होए, और मेरे देश की मिट्टी ही सोना, उगले उगले हीरे मोती। तो ये पंजाब में है ना, उसका खेत है कहाँ पर है सर? बिल्कुल एडजॉइनिंग द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। ओए होए, ओके, इस तरफ है, इस तरफ है अमृतसर, इस तरफ है लाहौर। ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं सर? ये तो बिल्कुल नेबरहुड हो गया, नेबरहुड हो गया। तो पाकिस्तान ने ना बहुत कोशिश की इंडिया से जमीन हथियाने की, वॉर की है 65, 71, 47, कारगिल, हर टाइम इंडियन आर्मी ने इतना पीटा है ना उनको, होश ठिकाने आ गए उनके। तो उन्होंने ना संता सिंह को फोन किया, संता सिंह को बोला यार तुम्हारी ना आर्मी से लड़ तो पा नहीं रहे हम लोग, तो हम क्या करते हैं, ये जो तेरा खेत है ना, एक 200 एकड़ का खेत है, ओके, ये तेरा खेत है ना, ये हम खरीद लेते हैं, हम तेरे को पैसे दे देते हैं, तू ये खेत हमको बेच दे। संता सिंह बोला पागल है? ओके, 200 एकड़, तुम्हारे पास पैसे है इतने? खाने को तो पैसे नहीं है। बोले इतने तो हम किसी तरह से लोन वोन लेकर ले लेंगे यार, कुछ तो कर ऐसा। तो हम तेरे को ना 200 करोड़ रुपए देते हैं और तेरा हुआ। तो संता सिंह ने बोला पहला पैसा ला। ओके भाई, 200 करोड़ देखे तुम पूरी कंट्री के पास है क्या? तो बोला क्या तू तो इंसल्ट कर रहा है, चलो हम अरेंज करते हैं। मैंने उसी टाइम संता सिंह को फोन किया, मैंने कहा देख फिटे मुंह, पहले तो सामने वाले के पास 200 करोड़ होने वाले नहीं है, कंट्री का हाल देखा, खाने को पैसे नहीं है उनके पास, ऊपर से जो तू कर रहा है ना तू कर नहीं सकता। बोला देख सिद्धार्थ ऐसे कैसे नहीं कर सकता, खेत मेरा है, फार्म मेरा है। मैंने कहा नहीं बेटा, फार्म तेरी पोजीशन में है, लेकिन तू, यू, ये फार्म, ये सब कुछ स्टेट के रिसोर्स है, ये इंडिया का है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो तू ये खेत विद इन इंडिया लोगों को बेच सकता है, आउटसाइड इंडिया नहीं बेच सकता। यू आर द रिसोर्स ऑफ द स्टेट। व्हाट एम आई सेइंग? यू आर द रिसोर्स ऑफ द स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर कल तुम्हारे को घर के अंदर तुम ऐसा बैठे हुए थे, तो एक दिन ना दीपांकर बैठा हुआ था, तो दीपांकर को ऐसे घर के नीचे से आवाज आई, तो बोला क्या हुआ? तो दीपांकर ने ऐसा होल करके देखा, तो अंदर से ऑयली ऑयल बाहर आ गया, ऑयली ऑयल, ओए होए। पता चला दीपांकर के घर के नीचे तालाब बने हुए ऑयल के। तो ऑयल, तो दीपांकर ने बोला ओए इतना सारा ऑयल, ऐसा करता हूँ मैं चाइना को बेच देता हूँ। बोला ऐसा नहीं बेचने का, वो घर तुम्हारा, लेकिन वो रिसोर्स ऑफ द स्टेट है। वैसे ही मेरे बच्चे, तुम्हारा सर है, दिस हेड इज योर्स,
but you are the resource of the state. You are also the resource of the state. Yes मेरे बच्चे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, ये जिंदगी है कौम की, स्टेट की, तो कौम पे लुटाए जा। ज्यादातर लोगों को कौम लगता है रिलीजन है, नहीं बेटा, कौम इज स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो सर इस गाने में भी क्वालिटी था। हाँ बेटा, स्कूल में किसी ने पढ़ाया नहीं बेटे, मेरे को पढ़ाओ स्कूल में, मैं स्कूल में पढ़ूंगा। सब बच्चे भाग जाने। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे ज्यादा मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, जो टॉपिक सबसे ज्यादा लोगों के दिल को छूता है, वो टॉपिक हमेशा मैरिज से रिलेटेड होता है। पता नहीं कैसे, बहुत इंतजार लगता है तुमको। यस सर, मैं क्वेश्चन पूछो, राइट टू मैरिज फंडामेंटल लोग, सर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? यार बड़ी, यार एग्जाम दे दो, शादी कर लोगे, कोई बात नहीं बेटा, साथ में मैं विजिटिंग कार्ड भी भेजूंगा। ओके, कभी वो भी काम आ जाएगा। सो अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गया दैट यू आर द रिसोर्स ऑफ द स्टेट, तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने एक बंदे का मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया है, तो एबीसी ने डीईएफ का मर्डर कर दिया, तो केस क्या बनता है? सर एबीसी ने डीईएफ का मर्डर कर दिया, डीईएफ चोले का हो गया। ओके ओके, ये चला गया, ये चला गया, ये इसकी आत्मा जा रही, तो केस कौन करेगा? सर डीईएफ तो मर गया, चिंता मत करो बेटा, केस करेगा स्टेट, स्टेट वर्सेस एबीसी बन जाएगा। सर स्टेट को क्या प्रॉब्लम है? DEF was the resource of the state. Are you understanding this or not? सर ABC है ना, ABC उसे DEF का मर्डर नहीं किया। ABC है ना सर, कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के गया, अच्छा, और जंप कर गया, मर गया, मर गया, चोले का अच्छे हो गया। ओके, चोले का अच्छे हो गया तो कोई बात नहीं, उसको तो सजा मिल गई। सर बच गया, बच गया, बच गया, अच्छा ही इज नॉट डेड, बच गया, बच गया, ओए ओए, इसको जेल में डाल दो। जेल में क्यों डाल दो सर? जेल में क्यों डालना है? अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड और अटेम्प्टेड सुसाइड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सर काय को सर? सर मेरे को, मैंने अपने आप की जान ली, मेरी जान मेरी जान, तेरी जान तेरी जान नहीं बेटा, यू आर द रिसोर्स ऑफ द स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सेक्शन 309 इंडियन पिनल कोड, बात समझ में आ रहा है या नहीं? इस सबका एक ही फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? यू आर द रिसोर्स ऑफ द स्टेट। सबको समझ में आ रहा है? सब लोग लिख लोगे, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ गया सर, हमको सब समझ में आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ गया या नहीं? सो मार देना, मर जाना, ये सब नहीं करना होता, बिकॉज यू आर द रिसोर्स ऑफ द स्टेट। सबको, हम वहां हैं जहां से खुद हमको अपनी खबर नहीं आती, मरते हैं और जू में मरने की मौत आती है पर नहीं आती। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? बहुत बढ़िया से आगे चलते हैं। तो अब तीन चार चीजें पता चल गई हमको। एक हो गया कि यू आर द रिसोर्स ऑफ द स्टेट, यस और नो, और दूसरा हमको पता चल गया कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, मर्डर करना मना है। सर अच्छा, वो आपने बता दिया, पनिशेबल ऑफेंस है तो मर्डर करना मना है। ओके, तो तुम पे लगाया जाएगा सेक्शन 302 इंडियन पिनल कोड, टू बी हैंग्ड व्हेन नेक टिल डेथ, सेक्शन 307 अटेम्प्टेड मर्डर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसी तरह से सुसाइड करना भी मना है, सेक्शन 309 इंडियन पिनल कोड। ओके, और सेक्शन 306 इंडियन पिनल कोड, किसी को भड़का के, ओके, जैसे सास बहू वाला केस होता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो उसको बोलते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड। क्या बोलते हैं सर उसको? अबेटमेंट टू सुसाइड। तो ये सास ससुर के ऊपर ये बहुत केसेस बनते हैं कि भैया इन लोगों ने ना भड़का भड़का के बहू को सुसाइड करवा दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? अब तीन मेजर जजमेंट्स, एवरीवन इज रेडी? सो ये स्टोरी लेकिन सर दोनों तरफ से सही है। एक तरफ से मैं रिसोर्स ऑफ द स्टेट हूँ, ये बात भी सही है, लेकिन मैं खुद का पर भी तो मालिकाना हक करता हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरे को नहीं रहने का सर, ओके, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बोला तुम मर जा, तो मैं मर गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो एनी ऑफ दिस इज पॉसिबल। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ मैटर ऑफ आर्गुमेंट। तो इसमें जो पहला केस हम पढ़ेंगे वो है पी रत्नम केस। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो पी रत्नम केस ऑफ 1994, ये एक बहुत लैंडमार्क केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट वाज सीज्ड विद दिस मैटर कि क्या सेक्शन 309 इंडियन पिनल कोड, दैट इज सुसाइड वाला, अटेम्प्ट वाले को, क्या वो पनिशमेंट या क्रिमिनल ऑफेंस माना जाना है या नहीं आना। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। सो पी रत्नम केस को समझने से पहले समझने की कोशिश करो, जैसा मैं तुम्हें हो रहा था। दिस इज अ वेरी स्मार्ट लॉयरिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
सो अलाउ मी, ओके। अगर दिमाग चल रहा है तो ठीक है, नहीं है तो तुम ऐसे भी रट के चले जाओ। और अगर ज्यादा 99.9% ऑफ योर कॉम्पिटिशन में तो पी रत्नम केस का पी भी नहीं पता है, तो तुम भी छोड़ के जा सकते हो। इट इज व्हाट आई एम टीचिंग माय फ्रेंड इज फ्रॉम ए टू जी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, ओके। यहाँ से स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, पीएचडी लेवल, फलां लेवल, सुप्रीम कोर्ट लेवल, टॉपर लेवल, सब कुछ हो गया। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना पढ़ते हो, तुम्हारा बुद्धि कितनी तेज है, तुम कितना फास्ट रट सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो सब कुछ तो मैं चेंज कर नहीं सकता। तुम च्यवनप्राश खाओ और पढ़ने की कोशिश करो, ओके। और इन वीडियोस को कम से कम कोई 2 बार, कोई 4 बार, कोई 10 बार, कोई 20 बार देखो। तो ये सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या समझ में आता है ये तुम्हारे भी नसीब में। आई यू अंडरस्टैंड? सो तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसे क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। वाह सर वाह, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वाह सर, सबको समझ में आया? तो तकदीर बनाने वाले ने तो कर दिया कि तुम्हें मेरे सामने खड़ा कर दिया, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ओके। और अब तुम इसका क्या बनाओगे, दैट इज योर मुकद्दर, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पी रत्नम केस 1994। अब इस बात को समझो। सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। सो एक फंडामेंटल राइट का एग्जांपल लो। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा फंडामेंटल राइट है। इसको हिंदी में समझाओ सर, ये क्या होता है? या मैं जो बोलना चाहता हूं ना, मैं जो बोलना चाहता हूं विद इन द लिमिटेड ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, मैं बोल सकता हूं। हाँ सर, मैं जो बोलना चाहता हूं मैं बोल सकता हूं, मैं जो बोलना चाहता हूं मैं बोल सकता हूं। ध्यान से सुनो सर, मैं जो बोलना चाहता हूं मैं बोल सकता हूं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। हाँ, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं चुप रहना चाहता हूं, ये भी तो मेरा फंडामेंटल राइट है। ओ, बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? मेरे को नहीं बोलने का, नहीं सर कुछ तो बोलना है सर, आपका फंडामेंटल राइट है, कुछ तो ही बोलो। नहीं मैं नहीं बोलता, ये भी तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं चुप रहूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये भी तो मेरा फंडामेंटल राइट है। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो राइट नॉट टू एक्सरसाइज माय फंडामेंटल राइट, right not to do my fundamental right also should be included as my fundamental right। बिल्कुल सही बात है। तो एक और एग्जांपल देते हैं सर, राइट टू मूवमेंट इज योर फंडामेंटल राइट। हाँ, तो आप इंडिया में कहीं भी घूमने जा सकते हो, आप वेकेशन में कहीं भी घूमने जाओ, मैंने नहीं जाना, बाहर बड़ी गर्मी। सर ये क्या बात हुई, आपको फंडामेंटल राइट है। बाबा अगर मेरे को जाना अलाउड है तो मैं नहीं जाना चाहता, वो भी तो मेरा फंडामेंटल राइट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ रहा? सर आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हो? राइट टू लाइफ, लिविंग, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। हाँ, मैं नहीं जीना चाहता, ये भी तो मेरा फंडामेंटल राइट है। ओ, तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस कैसा होगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? 400 पेज जजमेंट इन 30 seconds। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? बेटा ऐसा समझाते सब्जेक्ट को, समझ में आ रहा है? राइट नॉट टू डू दैट इज आल्सो माय फंडामेंटल राइट। तो फिर ये मेरा क्रिमिनल ऑफेंस कैसा बना है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये डिस्कशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट सेड यस, बात में दम है। राइट नॉट टू लिव कैन आल्सो बी कंसिडर्ड, राइट नॉट टू एक्सरसाइज योर फंडामेंटल राइट इज आल्सो फंडामेंटल राइट। तो हम ना ऑर्डर कर रहे हैं कि सेक्शन 309 को डीक्रिमिनलाइज किया जाए। हाय हाय, आर्गुमेंट देखिए, सॉलिड आर्गुमेंट, वेरी गुड सर। लेकिन क्या हुआ सर? लेकिन ना वकीलों के ना कान खड़े हो गए, वकीलों को लगा ओए होए ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। तो इसके तुरंत 2 साल के बाद एक केस आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 1996 का केस है, व्हिच वाज कॉल्ड एज ज्ञान कौर केस। ज्ञान कौर केस 1996 का केस था। ज्ञान कौर एक सास थी, सास, सास भी कभी बहू थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो शी वाज द मदर इन लॉ और इनके हस्बैंड यानी कि फादर इन लॉ, इन दोनों को जेल में डाला गया था अंडर सेक्शन 306 इंडियन पीनल कोड। ये क्या होता है सर? किसी को भड़का के, मैंने बोला था ना बहू को भड़काया, अच्छा हाँ, अबेटमेंट टू सुसाइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इन पर इल्जाम था कि इन्होंने अपनी बहू को इतनी क्या बोलते हैं, प्रताड़ित किया, ओके, इतना क्रूअल ट्रीटमेंट किया कि उस बेचारी ने सुसाइड कर लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उनके डॉटर इन लॉ ने सुसाइड कर लिया, व्हिच इज आल्सो पनिशेबल ऑफेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो इस तो ये 1996 की जजमेंट है और 1996 1994 के बाद आया ये वाली बात। सर पूरे दिन में सर अगर कोई लॉजिक समझ में आया तो यही समझ में। हाँ, मतलब 1994 के बाद 1996 आया, मतलब 1994 में पी रत्नम केस आ चुका था, यानी कि नॉट टू लिव को समझा दिया गया था एज फंडामेंटल राइट। तो ज्ञान कौर केस में ज्ञान कौर के लॉयर्स ने बोला, माय लॉर्ड, ये ज्ञान कौर को पनिशमेंट काय को दे रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट बोले व्हाट डू यू मीन पनिशमेंट क्यों दे रहे हो? दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 306 इंडियन पीनल कोड। इन लोगों ने अपनी बहू को प्रताड़ित करके सुसाइड के लिए अबेट किया है। तो ज्ञान कौर बोली, माय लॉर्ड मैंने तो ना कुछ भी गलत किया है, मेरे को काय को पनिशमेंट दे रहे हो? मैंने तो केवल
अपनी बहू को अपना फंडामेंटल राइट ऑफ नॉट टू लिव एक्सरसाइज करने का मौका दिया है। मैंने क्या गलत किया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सही बात है सर। सो ये एब्सोल्यूट सॉलिड डेफिनेशन है सर। ये तो एकदम मजेदार हो गया सर। तो सुप्रीम कोर्ट को पता चला, ओए होए, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सुप्रीम कोर्ट बोले ये हो गया गड़बड़। ओके, ये ना वकीलों को है ना आइडिया नहीं देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पी रत्नम केस को ओवररूल किया। ओके, बोला ये नहीं बाबा, ऐसा नहीं चलेगा। सो पी रत्नम केस इज हियर बाय ओवररूल्ड, इसको चेंज करो। और ये नॉट टू लिव वाला फंडा, ये क्या है? ये नॉट टू लिव वाला फंडा ये केवल नेचुरल डेथ्स में इंक्लूड किया जा सकता है। ये एक्सीडेंटल या फिर क्रिमिनल डेथ्स में ये फंडा नहीं इंक्लूड हो सकता। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पता चले ऐसा तो हर एक जो किसी को चाकू मारेगा बोलेगा यार इसको राइट नॉट टू लिव को मैंने एक्सरसाइज करवा दिया। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो ये नहीं हो सकता। इस स्टेज तक पिक्चर बहुत अनक्लियर चल रही है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। क्या कि राइट नॉट और राइट टू लाइफ, क्या राइट टू नॉट टू लिव या फिर राइट टू लाइफ में राइट टू डेथ इंक्लूड हो रहा है कि नहीं? फिर आया एक बहुत बड़ा इवेंट। नाउ सबको यहां तक समझ में आ रहा है? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर, देखो मैं चाहूं तो इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स खा जाऊं, पता भी ना चले, तुमको सपने में भी नहीं आए कि ऐसा कोई टॉपिक है भी। ओके, पढ़ना तो दूर की बात है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये टॉपिक था। ओके, क्योंकि कोई मेरा कोई कंपटीशन तो है ही नहीं। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? लेकिन तुम्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन मुझे पता चल जाएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ओके, सबको समझ में आया या नहीं? तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हें नहीं पढ़ा रहा। ओके, मैं अपने लिए तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। आई यू अंडरस्टैंड? तो मुझे चैन से नींद आए, मुझे ऐसा लगे कि मैंने अपने प्रोफेशन को ठीक से किया है, और दैट इज व्हाट इज माय वे ऑफ सेइंग थैंक्स टू ऑलमाइटी। सो एंड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो इसको समझने की कोशिश करो। तो नाउ द थर्ड थिंग हैपेंड। नाउ थर्ड थिंग होने के लिए तुमको एक बहुत पुराना इवेंट याद रखना पड़ेगा। सो 1973 में मुंबई में, बॉम्बे में, एक हादसा हुआ। एक हॉस्पिटल था विच वाज कॉल्ड एज किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल। ओके, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसको KEM हॉस्पिटल बोलते हैं, बॉम्बे वालों को मालूम है, परेल में। ओके, सो किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, वहां पर एक लेडी नर्स थी, उनका नाम था अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग तब कोई 24-25 ईयर्स की थी, और उनके साथ एक बहुत बड़ा और बहुत ही बुरा हादसा हुआ। उसी हॉस्पिटल के स्टाफ ने अरुणा शानबाग के ऊपर सेक्सुअल ऑफेंस किया और फिर उसको मार डालने की कोशिश की। तो एक बेल्ट लेकर, एक चेन लेकर उनके गले को उससे स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की। उस आदमी को लगा कि अरुणा की डेथ हो गई। अरुणा की डेथ नहीं होती, अरुणा का ब्रेन स्टेम इंजरी होने की वजह से वो कोमा में चली गई। तो ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाले इस इंसिडेंट के बाद ह्यूमैनिटी को ही प्राउड करने वाला एक इंसिडेंट हुआ। अरुणा शानबाग जब कोमा में चली गई तो KEM हॉस्पिटल की सारी नर्सेस ने ये कसम खा ली कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, अरुणा शानबाग का वो वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे वो परिवार के किसी मेंबर का रखते। किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल एक सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है वो, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो हॉस्पिटल है। लेकिन उस हॉस्पिटल में भी एक रूम रखा गया और वो रिजर्व कर लिया गया परमानेंटली फॉर अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग वेंटिलेटर पे, कोमा सिचुएशन में, ओके, जिसको बोला जाता है परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में आ गई। किसमें आ गई सर? परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। तो मेडिकल लैंग्वेज में इसे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वो अपना ख्याल रखने लायक नहीं रही। 1973 ऑनवर्ड्स KEM हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ ने ये कसम ही खा ली, उनको दीदी बोला जाता था, और उनका यही नहीं कि वही नर्सेस, आने वाला जो भी अगला साल जिसका जॉब लगा, उसके अगले साल जॉब लगा, अरुणा का ख्याल रखा जाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, और अब मैं जो वक्त बता रहा हूँ वो था 2010 का। 25 ईयर्स की अरुणा शानबाग जब 1973 में थी, उम्र के साथ 2010 तक आते आते उसकी बॉडी भी श्रिवल कर गई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। अरुणा की एक फ्रेंड थी, अरुणा शर्मा की फ्रेंड थी पिंकी वीरानी। ओके, और पिंकी मैडम ने एक पिटिशन डाली इन द बॉम्बे हाई कोर्ट, और उस पिटिशन में उन्होंने यूज किया रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 226 और रिक्वेस्ट की बॉम्बे हाई कोर्ट को कि माय लॉर्ड, हमको अलाउ किया जाए यूथेनेसिया। सर, ये यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया इज मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग, कभी कभी जिंदगी मौत से बदतर हो सकती है, इसलिए मेडिकली यूथेनेसिया अलाउड होता है। यूथेनेसिया दो तरीके का होता है, एक होता है पैसिव यूथेनेसिया, एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में आमतौर पे कोई इंजेक्शन या पॉइजन दे दिया जाता है और फिर उस बंदे को अलविदा कर दिया जाता है। वो होता है तुमने कुछ किया, टू किल। पैसिव यूथेनेसिया में
यू डोंट डू समथिंग टू सेव। जैसे ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया, ओके, तो तुमने ऑक्सीजन टैंक भरा ही नहीं, ओके, तुमने कुछ किया नहीं बट उसको बचाया नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली अलविदा हो जाएगी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूथेनेसिया, वन इज एक्टिव यूथेनेसिया, वन इज पैसिव यूथेनेसिया। सो मैडम पिंकी वीरानी ने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में बोला, माय लॉर्ड, अरुणा अब एज के साथ उसकी बॉडी वीक हो गई है। इन अदर वर्ड्स, अब उसकी लाइफ में डिग्निटी नहीं रही है, चॉइस नहीं रही है। और आर्टिकल 21 के अनुसार लाइफ इज नॉट मियरली सांस लेना, लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। कृपा करके हमको यूथेनेसिया अलाउ करो और उसको जाने दो। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला, सॉरी, इंडिया में यूथेनेसिया अलाउड नहीं है, और ये अलाउड नहीं है तो हम आपको यूथेनेसिया अलाउ नहीं करेंगे। मैटर चला गया इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और वो केस बन गया द लैंडमार्क केस ऑफ अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ रहा है? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? तो टू जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट heard this matter, और टू जज बेंच ने पहले मैडम पिंकी को बोला, मैडम पिंकी आप क्या बोले? बोले, माय लॉर्ड, चॉइस एंड डिग्निटी रही नहीं, आर्टिकल 21 वायोलेट हो रहा है, आप ही बोलते हो लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, हमको यूथेनेसिया अलाउ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को बुलाया, यूनियन ऑफ इंडिया को बोला कि आप क्या कह रहे हो? तो बोले, माय लॉर्ड, इंडिया में ऐसा कोई लॉ है ही नहीं, और एक्टिव यूथेनेसिया को तो हम मर्डर ही मानते हैं, हम तो एक्टिव यूथेनेसिया तो किसी हाल में नहीं फॉलो करेंगे, पैसिव यूथेनेसिया के बारे में आपके ऊपर छोड़ देते हैं, जो आपको बोलना बोल लो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर पिंकी मैडम को बुलाया, बोला, मैडम इधर आओ। बोले, यस, आप क्या बोल रहे हो कि अरुणा रामचंद्र शानबाग के पास चॉइस नहीं है, डिग्निटी नहीं है, आर्टिकल 21 नहीं है, लाइफ नहीं है, इसीलिए वो मरना चाहती है? बोले, यस। यानी कि आपको मालूम है कि वो चॉइस एंड डिग्निटी नहीं है? बोले, यस। मेरा सवाल सिर्फ ये है मैडम, किसकी चॉइस? व्हाट? किसकी चॉइस? आपकी चॉइस कि अरुणा की चॉइस? आपकी चॉइस से हमें मतलब नहीं, और अरुणा अपनी चॉइस तुम्हें बता नहीं सकती। वाला, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो तुम कौन होते हो ये बात बताने वाले कि अरुणा जीना चाहती है कि मरना चाहती है? वाला, अरे आई लव माय सुप्रीम कोर्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? ऐसा पढ़ते बाबा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अरुणा ने तो चॉइस तुम्हें पता ही नहीं होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो अरुणा ने तो अपनी चॉइस पता ही नहीं होगी, और अरुणा ने अपनी चॉइस पता ही नहीं है, तो तुम्हारा तो कुछ सेंस बनता नहीं। तो हमें नहीं लगता ये आर्टिकल 20, अगर अरुणा अपनी चॉइस बता ही नहीं सकती तो हमें कैसे बताए? तो भी सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को भी टाल दिया, और दिस वाज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। बाय द वे, जो तुम्हें राइट टू प्राइवेसी वाला है वो ये है, जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, तो राइट टू प्राइवेसी वाला जो मैंने तुम्हें जजमेंट बताई थी वो ये। ओके, ऑलराइट, आइए बेस। सो स्टोरी आगे बढ़े सर, स्टोरी बढ़ाओ सर, खतरनाक होगी स्टोरी। तो स्टोरी ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रॉब्लम ये है कि ये चॉइस वर्ड अपने को जमती नहीं, क्योंकि अरुणा परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वो बात अलग है कि ऑल्दो किसी एक्सट्रीम कंडीशन में मेडिकल एडवाइस पर यूथेनेसिया अभी भी अलाउड होता है, लेकिन उस केस में ये नहीं हो पाया, और 2015 में अरुणा एक नेचुरल डेथ से मर गई। बताओ यार, भगवान कभी अपना ही नहीं आए। 2015 में अरुणा को न्यूमोनिया हो गया, एंड व्हाइल दिस केस वाज गोइंग ऑन अरुणा डाइड। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया अरुणा शानबाग कि डज राइट टू डाई इंक्लूड द वर्ड राइट, और इज इंक्लूडेड इन द वर्ड राइट टू लाइफ? सो इस वाले केस के अंत में थैंकफुली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट delivered the judgment. 2018 में एक केस आया which was an NGO which was called as Common Cause versus Union of India. Common Cause versus Union of India में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिखाया जो कि हम लोग इतने समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कुछ कंडीशंस में यूथेनेसिया अलाउ कर दिया। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो ये कौन सी कंडीशंस है? कंडीशन होती है परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट की। तो एक पर्सन है, उसको कोई बीमारी है, और उसको ऐसी कोई डिजीज है, और या फिर वो कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, और उसको लगता है कि हो सकता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में चले जाए जहां वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले जाए, तो वो एक लिविंग विल साइन करके जाता है। क्या लिखकर साइन करके जाता है? लिविंग विल। ये क्या होता है? आमतौर पर विल या वसीयत जो होती है, विल या वसीयत जो होती है, वो मरने के बाद ही एक्टिव होती है। हाँ सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने वसीयत में लिखा कि मेरी 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी गरीबों में बांट दी जाए, ऐसा
वसीयत में लिख के जाने का क्या फायदा है? तो कैसा समझ, लिख कर चले जाओ, हैवी वेट वसीयत हो जाती है। ओके, लेकिन वो तब तक एक्टिव नहीं होगी जब तक मैं मरूंगा नहीं। ओके, और मैं तो अमर असल। ओके, आई यू अंडरस्टैंड? तो लेकिन ये लिविंग विल है, ये विल मरने से पहले भी एक्टिव हो सकती है। कैसे कैसे सर, कैसे? तो ये ना ऑपरेशन में जा रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट में जा रहे हैं जहां उनको डर है कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में कोमा में चले जाएंगे, कुछ चले जाएगा, तो ये पता नहीं पाएगा कि इसकी चॉइस क्या है। तो ये एक लिविंग विल जाता है और ये लिख कर जाता है किसी एक का नाम, एबीसी का नाम, जो उसका बेटा हो सकता है, उसका फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती है, दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, बीवी हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो ये लिख कर जाएगा कि अगर वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में गया तो जो एबीसी की चॉइस होगी वही इसकी चॉइस मानी जाए, और अगर वो एबीसी बोलता है यूथेनेसिया तो यूथेनेसिया एक्सेप्ट किया जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? ऑल्सो रिमेंबर, इंडिया में केवल पैसिव यूथेनेसिया अलाउड है, वो भी ऑन द एडवाइस ऑफ अ मेडिकल बोर्ड। ओके, एंड इन वेरी रेयर केसेस। ओके, एक्टिव यूथेनेसिया अभी भी इंडिया में अलाउड नहीं। बट जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरुणा रामचंद्र शानबाग वाले केस से जो ट्रिगर हुआ वो ये हुआ कि हमारा राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई। आई होप तुम्हें मैंने सारे के सारी जजमेंट्स बता दी है। आई हैव डन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? इसी खुशी में हम लेंगे एक 5 मिनट्स का ब्रेक, और 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे
और ओके, बहुत बढ़िया, चलो कंटिन्यू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टू राइट्स आर राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये एक्चुअली दो राइट्स है। तो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दो तरह के राइट होंगे, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सर ये तो पहले भी लिखा हुआ था, आपने फिर से लिखा था, मैं आपकी सुंदर राइटिंग नहीं देख सकता? अच्छा ओके। तो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दो तरह के राइट्स होते हैं, एक है आर्टिकल 23, एक है अंदर आर्टिकल 24। अब इसको ऐसे याद रखना, आमतौर पे आर्टिकल 23 जनरली एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड कर रहा है या फिर विमेन को बचा के रख रहा है। आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? सो आर्टिकल 23 जनरल प्रोहिबिशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है और आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली चिल्ड्रन को बचा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो पहले स्टार्ट करते हैं 23 को, लैंग्वेज को वर्ड बाय वर्ड काउंट करते हैं एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस पार्ट। सो आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। 1, अब ध्यान से सुनना, इसका लैंग्वेज सर ट्रैफिक ना सर बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई आजकल, दिल्ली में इतना ट्रैफिक हो गया ना सर, लोग ना सर गाड़ी एक के ऊपर एक गाड़ी चला रहे हैं, नादान परिंदों, ये वो ट्रैफिक नहीं है। अच्छा ये और कोई ट्रैफिक है? हाँ, ये ट्रैफिक का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना है? तो एक जमाना होता था, बड़ी सैड जमाना होता था, जब सो कॉल्ड स्लेव ट्रेड हुआ करता था। Are you understanding this part? So it was slave trade. लोगों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था. Okay, that is called as traffic in human beings. All right, and of course forced labor. Are you understanding this part? So अब इसको समझो. So traffic in human beings and बेगार. बेगार मतलब a method in which forced labor किया जाता है, काम कराया जाता है लेकिन पैसे नहीं दिए जाते। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है? इसलिए it is बेगार। Are you understanding this part? So any kind of forced labor, including बेगार, has been abolished. So ना buying and selling of human beings हो सकता है like chattels or like commodities, और ना ही बेगार यानी कि it is the entire context of forced labor has been abolished. तो लाइन को ध्यान से सुनो, traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labor are prohibited. Sir, prohibited तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने करा, किसी ने ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स किया, बेगार किया, फोर्स्ड लेबर करा, तो आप क्या करोगे? हमने स्पेसिफिकली लॉज बनाए। सर कुछ याद आ गया हमको, आर्टिकल 17 भी ऐसा ही था, अनटचेबिलिटी प्रोहिबिट हुई थी, लेकिन अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता था उसके लिए एक स्पेशल लॉ भी था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ? एक्सप्लॉयटेशन व्हाट है? फॉर एग्जांपल बेगार, this is a form of forced labor which means involuntary work without any remuneration. In other words, it can be said that a person is compelled to work against his will without being paid for it. Bonded labor, article 23 prohibits bonded labor as it is a form of forced labor as per this article. Human trafficking, it means selling and buying of human beings like goods and includes immoral trafficking of women and children. तो prostitution के लिए, forced sexual gratification के लिए, इमोरल ट्रैफिकिंग भी इस आर्टिकल में प्रोहिबिटेड है। तो सर अगर कोई करेगा तो हमने उनके लिए लॉ बनाया है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को नॉट ओनली प्रोहिबिट कर रहे सर, हम उसको पनिशेबल ऑफेंस भी बना रहे। तो आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड आर्टिकल 23 also abolished what was very sadly called as, or what was sadly being practiced as the Devadasi system. So this was also sexual exploitation of women, and ये सब कुछ आर्टिकल 23 में prohibited है। Are you understanding? ये है एक्ट जिसको बोला जाता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, और ये इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में ये ब्रॉदर्स, ये सारे के सारे इमोरल ट्रैफिकिंग, एंड इसमें ऐसे सिर्फ ये एक नहीं है, और भी बहुत सारे एक्ट है जैसे बॉम्बे सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग, वुमेन गर्ल्स रूल्स एटसेट्रा। ये सारे के सारे लॉज हैव बीन इमर्ज्ड आउट ऑफ आर्टिकल 23। सर अगर कोई बॉन्डेड लेबर में काम करवाएगा तो, अगर कोई बॉन्डेड लेबर में काम कराएगा तो हमने उसके लिए भी लॉ बनाया है, उसको बोलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, empower the government to take steps for fixing minimum wages and to revise it in a timely manner. न्यूनतम मिनिमम वेज देना जरूरी है, वरना आर्टिकल 23 वायोलेट हो जाएगा।
बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पल्ले पड़ गया या नहीं पड़ा? सर 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 अपन को एक आइडिया है। क्या आइडिया है? एक ख्याल है। क्या सर? जैसे ख्याल है कि जो स्टेट है ना सर, स्टेट, ध्यान सुनो, स्टेट है ना, मेरा एक फ्रेंड है, एक ख्याल है। क्या सर? जैसे ख्याल है, जेल कुछ तो किया होगा ना उसने कारनामे, हाँ सर जेल में डाल दिया। जेल में ना दो तरह की सजा मिलती है, एक को बोलते हैं SI, एक को बोलते हैं RI। अच्छा, SI बोले तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ओके, सबको समझना, ओके। और RI बोले तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, सिंपल में क्या करना पड़ता है सर? सिंपल में जाने का, जेल में रहने का, खाना खाने का और बाहर आ जाने का। अच्छा, कुछ करना नहीं होता ना। रिगरस इम्प्रिजनमेंट में अंदर जेल में काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क। ओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुमने कभी बॉलीवुड पिक्चर देखी है? सर हम सुबह से हम बॉलीवुड पिक्चर देखते हैं, तो क्या बोलते हैं? कहते हैं, फला फला को दफा 302 के तहत तादीरात हिंद के तहत कैद ए बामुशक्कत दी जाती है। क्या दी जाती है? कैद ए बामुशक्कत दी जाती है। सर हमें उर्दू आती होती तो हम यहाँ थोड़ा ना बैठे होते। ओके, मुशक्कत, rigorous imprisonment. Are you understanding this part? So ये एक बामुशक्कत इस rigorous imprisonment. Are you understanding? तो तुमने सुना होगा बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी लोग जाते हैं, फिर उनको बोला जाता है बाद में, और सर क्या पत्थर तोड़वाते? पहले पत्थर तोड़वाते थे, पत्थर नहीं तोड़वाते। पत्थर भी तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं, बट अपना अपना काम होता है। कोई वहां पर नो टेलर का काम कर रहा होता है, कोई लिफाफे बना रहा होता है, कोई टी-शर्ट सिल रहा होता है, कोई नो मेडिकल भी होगा तो वो मेडिकल का हेल्प करेगा, उसका थोड़ा बहुत। सर थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा बहुत पैसा देना उसको भी जरूरी है। ओरे बाबा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर उसको नहीं पैसे दोगे तो भी आर्टिकल 23 वायोलेट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सर सर उसको भी पैसा देने का, काम कराया है तो पैसा देना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर समझ में आ रहा है? सर एक और प्रॉब्लम, एक ना ख्याल है, ऐसे बिल्कुल आउट ऑफ द वे ख्याल है। ऐसे मेरे को एक लाइन सुने सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इंडियन आर्मी है ना सर, हाँ इंडियन आर्मी जो है ना, इट इज द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। सर आप ना आर्मी की तरफ ना बड़े इमोशनल हो, लेकिन ये गलत लाइन है। ओके, इट इज नॉट द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड सर। चाइनीज आर्मी इज द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। नहीं बेटा, इंडियन आर्मी इज द लार्जेस्ट वॉलंटरी आर्मी इन द वर्ल्ड। ओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हमारी फौज में गया हुआ एक एक सोल्जर, एक एक ऑफिसर अपनी मर्जी से गया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इट इज अ वॉलंटरी आर्मी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चाइनीज आर्मी इज द लार्जेस्ट आर्मी, लेकिन चाइनीज आर्मी में कंस्क्रिप्शन सिस्टम है। कंस्क्रिप्शन क्या मतलब? कंस्क्रिप्शन मतलब मैंडेटरी बनाया जाता है वहां पर स्टेट के लॉ के अनुसार, बियॉन्ड पर्टिकुलर एज, तो 18 के हो गया, 20 से होंगे, तो तुमको आर्मी में जाना पड़ेगा। सर ये तो जबरदस्ती होगी ना? हाँ जबरदस्ती होगी, इसलिए तो पिटते हैं वो लोग। लद्दाख में आए थे तो सब पीट पिटा के उनको भेज दिया, तो वो बोले भैया हमारा तो छोटा सा एग्रीमेंट है, हमको भागने दो। इंडियन आर्मी इज द वॉलंटरी आर्मी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। तो जब वॉलंटियर आर्मी होता है ना तो बहुत पावरफुल होता है। सर एक ऐसे ख्याल है क्या, वैसे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके, वैसे तो हमारी 15 लाख की आर्मी है, चाइना पाकिस्तान दोनों को पकड़ के पीट डालेंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसी जरूरत पड़े तो क्या इंडिया में कंस्क्रिप्शन सिस्टम हो सकता है या नहीं? ख्याल है। तो ये ख्याल पहले मेरे को आया था, तो ये मैंने एक बहुत पहले आर्टिकल लिखा था। ओके, तो काफी फेमस हो गया था आर्टिकल, तो ये देखो बड़ा पुराना आर्टिकल। सो इट वाज पब्लिश्ड इन 2018। तो मैंने बोला था कैन वी मेक मिलिट्री सर्विस कंपलसरी फॉर इंडियंस। ओके, सो ये बड़ा फेमस आर्टिकल हो गया था। ओके, सो मैंने विवेकानंद फाउंडेशन में रीड भी किया था। तो कैन वी हैव, तो ऑब्वियसली कैन वी हैव, यस। तो आंसर ये उठे गेला, आंसर ये कॉन्स्टिट्यूशन में छुपा हुआ है। कहा सर? Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purpose, and imposing such service the state shall not make any discrimination on race, religion, caste or any other. So अगर हम ये कंपल्सरी कंस्क्रिप्शन सिस्टम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हमने किया नहीं है लेकिन हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है, बिकॉज ये आर्टिकल 23 अलाउ करता है। सिर्फ ये कि हमें उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, रिलीजन, रेस, कैस्ट और क्लास और एनी ऑफ देम पे। तो भगवान ना करे जरूरत पड़े तो हम इस तरह का कंस्क्रिप्शन सिस्टम कर सकते हैं, जैसे इजराइल में भी है, ओके, चाइना में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी है, इजिप्ट में भी है,
जैसे बहुत सारी कंट्रीज में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ा? Everyone has understood this or not? Got it? Yes sir. आगे चलते हैं। Okay. So next is Article 24. अब Article 24 बहुत ही important फंडामेंटल राइट होने के साथ साथ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल रिक्वायरमेंट ऑल्सो। अब इसके लिए भी हमें थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी। हाँ सर कहानी सुना। सो आर्टिकल 24 बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। और फिर बाबा साहब ने कमाल कर दिया क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज कर दिया एटसेट्रा। ऐसा वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं नहीं यूज हुआ, लेकिन बाबा साहब एक्चुअली करना ये चाहते थे। ओके, बाबा साहब करना ये चाहते थे कि बाबा साहब इसको एक एक्सपांसिव कवर देना चाहते थे। इन अदर वर्ड्स, किसी भी तरह से एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज का मतलब कि वो बोलते थे कि कोई भी ऐसा काम जिससे बच्चों के लाइफ या हेल्थ पर हैजार्ड आ जाए उसको रोक लिया जाए। इसलिए उन्होंने फैक्ट्रीज एक्सेट्रा यूज किया। अब फैक्ट्रीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्चुअली ब्रिटिशर्स के जमाने से, ब्रिटिशर्स को अगर तुम्हें जरा भी एक पैसे की भी उम्मीद है ना, तुमको ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से इंडिया का भला कर रहे थे, तो ये मन से ख्याल हटा दो। ओके, अगर तुम उसके लॉज को ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें साफ समझ में आ जाएगा दे वर कंप्लीटली बायस्ड अगेंस्ट अस। पहले उन्होंने एक फैक्ट्रीज एक्ट बनाया था वे बैक इन 1800s, और उस फैक्ट्रीज एक्ट में उन्होंने सिर्फ इतना बात बता दिया था कि यार रात को काम नहीं करना होता, सनसेट के बाद नहीं काम करना होता। फिर इन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट भी बनाया था इन 1930s। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एक्ट में इन्होंने डाला था। ओके, और इन्होंने तब बोला था कि एनी चाइल्ड बिलो 15 इयर्स ऑफ एज, तब इन्होंने 15 इयर्स की एज की डिफाइन किया था कि 15 इयर्स ऑफ एज को हैजार्डस एक्टिविटीज में काम करना मना है। ओके, लेकिन वो भी बहुत ही माइल्ड लॉ था, हार्डली उसमें कुछ था। फिर हम लोगों ने 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और बाबा साहब ने बोला आर्टिकल 24 लिखेंगे और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। फैक्ट्रीज मतलब उनका इरादा ये था कि कोई भी ऐसी चीज जो कि बच्चों की लाइफ को हैजार्डस सिचुएशन में डाल सकता है उसको बंद कर दिया जाए। अब एक बात और याद रखना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन में जो फैक्ट्रीज एक्सेट्रा में चिल्ड्रन वर्ड है ना, उसको डिफाइन करना बड़ा जरूरी है। हाँ सर, हमारे यहाँ पे तो बुड्ढे बुड्ढे भी होते हैं, दूसरे होता है बच्चे जैसे बातें नहीं करते, तो लॉ हैज टू बी रिटन एंड क्लियर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो हमारी डेफिनेशन इज लेस देन 14 इयर्स। फॉर द सेक ऑफ आर्टिकल 24 हमारी डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इज लेस देन 14 इयर्स। तो ये जो वर्ड चाइल्ड है लॉ में, मैंने तुम्हें हमेशा बताया, इट हैज टू बी रिटन क्लियरली एंड वेरी वेल डिफाइंड। सो जो चाइल्ड वर्ड है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 इज लेस देन 14 इयर्स। तो चाइल्ड वर्ड जो ब्रिटिशर्स ने किया था तो लेस देन 15 इयर्स था। पॉक्सो एक्ट में चाइल्ड का वर्ड का डेफिनेशन 12 इयर्स था। ओके, मेडिकली चाइल्ड वर्ड लेस देन 5 इयर्स होता है, जो यहाँ पे डॉक्टर लोग बैठे होंगे उनको मालूम होगा। ओके, सो हर एक चीज का यहाँ पर सर कोई डॉक्टर है क्या? हाँ सर, कोई डॉक्टर है क्या तुम में से? हाँ सर, अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुजीत डॉक्टर है। अच्छा, पीयू भी डॉक्टर है। मोनिका डॉक्टर है। एस्पिरेंट डॉक्टर है। हाँ वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ऑलराइट, सो हमने बनाया आर्टिकल 24 को, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। तो hazardous मतलब वहां जहां पर लाइफ एंड लिम्ब पर खतरा हो। तो हम लोगों ने सर इसके लिए कोई लॉ बनाया? हाँ, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि हमने बोला कि नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड, लेकिन अगर किया तो घबराने का नहीं, हमने तुम्हारे लिए लॉ बनाया। उस लॉ का नाम है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। तो अब तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या हो गया? 17, 23 और 24 को एक साथ काउंट करना। सर क्यों? ये 17, 23 एंड 24 ऐसे तीन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स है, जिनको पार्लियामेंट के लॉ की जरूरत पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो 17 के लिए था सर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1925, फिर शेड्यूल राइट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। यहाँ पर है सर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, यस सर। हमारे यहाँ पर है मिनिमम वेजेस एक्ट, यस। और यहाँ पर है CLPR एक्ट ऑफ 1986। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है
which of the following constitutional articles or which of the following fundamental rights requires a separate parliamentary या फिर separate statutory law? ओके तुम्हारे कंपटीशन को सामने से जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, बोलेगा हे भगवान ये पूछ क्या रहा है। ओके सो उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम ये सब पढ़ रहे हो तो इसका फायदा उठाओ। एन एक्ट टू प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स, क्या बोला सर? सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ गया? यस सर। पल्ले पढ़ रहे प्लेन उत्तर जा रहे हैं? नहीं सर, समझ में आ गया आपको? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट? Certain employments, are you understand? And to regulate the conditions of work of children in certain other employments. तो ये certain क्या है? Certain यहाँ पर hazardous था, तो तुम्हें फैक्ट्रीज, माइंस, ऐसे वो पटाखों की फैक्ट्री, ये सब जहाँ पे बच्चों को चोट लग सकती है या फिर उनके डेंजर टू लाइफ और लिम्ब हो सकता है, तब उसके लिए CLPR एक्ट 1986 बनाया गया। फिर मेरे को कुछ याद आया तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फोन किया, पार्लियामेंट को फोन किया, मैंने कहा हेलो पार्लियामेंट। बोले क्या हो? मैंने कहा जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। तो पार्लियामेंट बोले क्या कहना चाह रहे सिद्धार्थ? मैंने कहा प्रॉब्लम ये है ऑनरेबल पार्लियामेंट कि 90% ऑफ हमारे जो चिल्ड्रन है वो हैजार्डस एक्टिविटीज में नहीं एम्प्लॉयड है। अच्छा, वो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस या फिर फार्म्स, हाँ खेतों में, ओके फार्म्स, वहां एम्प्लॉयड है। और आपका जो CLPR एक्ट है, वो जो CLPR एक्ट है वो केवल हैजार्डस एक्टिविटीज को कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो ये हैजार्डस में तो ऐसे ही बहुत सारे कम ही लोग हैं, ज्यादातर तो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होने की वजह से बच्चों को चीप लेबर की तरह यूज किया जाता है कि फैमिली ओन्ड बिजनेस में होते हैं या फिर फार्म्स में होते हैं। तो आपने वहां तो देखा ही नहीं, पार्लियामेंट को गुस्सा आ गया, पार्लियामेंट ने बोला रुको है। फिर उन्होंने ईयर 2006 में इसको अमेंड किया और ईयर 2006 में इसको अमेंड करके बोला आज के बाद किसी एम्प्लॉयमेंट में बच्चों को एम्प्लॉय किया ही नहीं जा सकता। मैंने कहा ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, कोई नहीं मानेगा इस तरह का लॉ। ओके, एक रूल है लॉ बनाने का, लॉज मस्ट बी मेड डिक्टेटोरियली, नहीं सर डेमोक्रेटिकली। अच्छा, बट एग्जीक्यूटेड डिक्टेटोरियली, मतलब पहले सोचो समझो सबकी सहमति से लॉ बनाओ फिर उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो। आपने उल्टा कर दिया है, आपने लॉज डिक्टेटोरियली बना दिए, वो कोई नहीं मानेगा। सर मैं रशिया जाऊंगा ना, जब मैं रशिया जाऊंगा ना तो मैं लॉज बनाऊंगा भी डिक्टेटोरियल, एग्जीक्यूट भी करूंगा डिक्टेटोरियल। वेरी गुड, ऐसा मैं रशिया में, आई लव डेमोक्रेसी, एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2006 में हर तरह के एम्प्लॉयमेंट को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन ये एक्सेप्टेड नहीं था। फिर जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उनको समझ में आ गया कि थोड़ा सा एक्सेप्शन देना जरूरी है, तो इन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, होगा फैमिली ओन बिजनेस और फार्म्स में काम कर सकते हैं, लेकिन ओनली आफ्टर स्कूल आवर्स या फिर वेकेशन टाइम में, तो दोनों काम हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को अलाउड है द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तुमने देखा होगा इंडियन आइडल ये सब जगह पे, जो ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वहां पे भी अलाउड है बट ओनली आफ्टर स्कूल आवर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this part. So हमने पास किया 2016 amendment helps his family or family enterprise which is other than any other hazardous occupation or processes set forth in the schedule after a school or during vacation, works as an artist in an audio visual entertainment industry including advertisement etc 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 etc. Are you understanding this part? So ये हम लोगों ने किया है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 में। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this part. So ये हो गया हमारा चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कानून बना देने से दुनिया बदल जाती है तो ऐसा नहीं होता माय फ्रेंड। एज कंसर्न सिटीजन तुमको हर टाइम खड़े रहना चाहिए देश की सेवा के लिए। देश को में कोई गलती हो रही है तो एज एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड सिटीजन तुम्हें अपनी एम्पावरमेंट को यूज करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले तुम्हें सब्जेक्ट समझना पड़ेगा। आता जाता कुछ है नहीं सर, हम ट्विटर पे डाल देते हैं, फिर लाइक कर देते हैं, कुछ नहीं होने वाला बेटा। जिंदगी में उतरो, पहले सब्जेक्ट समझो, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर पढ़ने पड़ेगी, लॉ आएगा, फिर तुम किसी काम के आओगे। और वो 90% लोगों को आता जाता कुछ है नहीं। लेकिन सर हम ट्विटर पे कितना शोर करते हैं, स्पैम करते हैं सर, हम तो सचिन तेंदुलकर को भी बता देते हैं कि बैटिंग कैसे करनी होती है। बताओ सर, हद दोगे, बस वहीं तक ही उड़ाने तुम्हारी। नहीं सर, हमको अब आ गया लॉ। तो ऐसे ही एक हादसे हो रहे थे। तो इवन आफ्टर मेकिंग दिस लॉस 1986 के लॉ के बाद, हम लोग जब पटाखे बजाते हैं ना, शिवाकाशी के पटाखे होते वो, हाँ सर, तब हम भूल गए थे कि हमारे 2 मिनट की जो एंटरटेनमेंट होती थी ना, तो उस पटाखों में के चक्कर में कितने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। शिवाकाशी इन तमिलनाडु में, ओके, छोटे छोटे बच्चों को चीप लेबर की तरह यूज किया जाता था। उनके छोटे छोटे हाथ होते हैं, इसलिए वो इन छोटे छोटे पटाखों के अंदर बारूद भरते थे और उनकी जिंदगी नर्क हो चुकी थी। बट सबसे ये देखा नहीं गया। मिस्टर एमसी मेहता वाज एन एडवोकेट एंड अ वेरी वेरी फेमस एक्टिविस्ट। उन्होंने एक पीआईएल फाइल किया और वाज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन 1996 एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया, तमिलनाडु आज के बाद कोई बच्चा दिखना नहीं चाहिए, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो एमसी मेहता वाज द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने शिवाकाशी में चिल्ड्रन राइट्स को क्यों यूज किया था? बिकॉज़ आर्टिकल 24 में ये प्रोहिबिटेड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो ये बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। जजमेंट इज 1996। तो कानून आ गया था 1986 में, लेकिन 1996 में थैंक्स टू मिस्टर एमसी मेहता दैट दिस हैज हैपेंड। एक और प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम ये है सर कि अभी तक आपने चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन को बड़े नैरो फॉर्म में देखा है। हाँ सर, बहुत ही नैरो फॉर्म में देखा है। आपने देखा वर्क नहीं करेगा, लेबर नहीं करेगा तो बच्चा बच गया, ऐसा होता है सर? नहीं नहीं नहीं, एक्सप्लॉइटेशन के तो बहुत सारे रूप हो सकते हैं। यस, तो एक और केस हमने देखा और वो था गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया। एक बच्चा है हु इज बोर्न टू अ प्रोस्टिट्यूट। ओहो, इफ ही इज बोर्न टू अ प्रोस्टिट्यूट ना माय फ्रेंड, उसको ऐसी ऐसी एक्सप्लॉइटेशन फेस करने को मिलेगी जो सोची नहीं जा सकती, बिकॉज उसके ऊपर सोशल स्टिग्मा लग जाएगा। जब सोशल स्टिग्मा लग जाएगा तो वो बच्चे को मेंटल एंड इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन होगी। यस, तो आई होप मैं जो तुम्हें ये सब पढ़ा रहा हूँ, इससे तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा, तुम वाइज होंगे, तुम दुनिया को समझोगे इंस्टेड ऑफ जो तुम चाय की टपरियों पे पढ़ रहे थे। ओके, यू विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड इस देश को रिस्पॉन्सिबल ब्रेन्स एंड लार्ज हार्टेड लोगों की जरूरत है, जिनको समझ में आ रहा है, लो आईक्यू की बीमारी नहीं है उनको। ओके, यू डोंट अंडरस्टैंड कि इस देश में बहुत सारे लोग तुमसे जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं भगवान करे अगर तुम्हारे अंदर विजडम आ जाए, तुम्हारे अंदर बुद्धि आ जाए, तो तुम आईएएस ऑफिसर बनो। और भगवान करे अगर तुम्हारे अंदर ऐसी विजडम नहीं आई, तुम्हारे देश के प्रति जज्बा ना हो, भगवान करे तुम ना पास हो। ओके, बिकॉज इंडिया नीड्स दोज पीपल जो कि बाबा साहेब के सपनों को पूरा करें। ओके, एंड गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात डिसाइड की कि मियरली एम्प्लॉयमेंट को आप पॉइंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन नहीं बोल सकते, इट इज फार बिगर देन दैट। तो स्टेट को बोला गया कि आप चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाओ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर में बोला गया कि आप काउंसलर्स रखो, उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दो ताकि दे बिकम हेल्पफुल टू सोसाइटी एट लार्ज। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये अगर आप नहीं करोगे या यू वोंट एक्सपैंड, तो आर्टिकल 24 का सपना पूरा नहीं होगा। सर, आप लोगों ने काम पूरा नहीं किया। क्यों सर? आप लोगों ने एक्सप्लॉइटेशन बोला, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन अमेरिका में भी होता था। अमेरिका ने स्लेवरी को प्रोहिबिट कर दिया। हाँ, आप लोगों ने स्लेवरी को प्रोहिबिट नहीं किया। बेटा, हमारी तो भाषा ही कुछ और है। ओके, हम तो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, मतलब अमेरिका हर चीज को एक्सप्रेसली लिखता है। 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ ने लिखा था, नाइदर स्लेवरी नॉर इनवॉलंटरी सर्विट्यूड एक्सेप्ट एटसेट्रा शैल बी अलाउड। तो देखा सर, उन्होंने स्लेवरी को एक्सप्रेसली प्रोहिबिट कर दिया। बेटा, स्लेवरी क्या होती है? सर, स्लेवरी ना होती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज एक्सप्रेसली प्रोहिबिट कर दिया। बेटा, स्लेवरी क्या होती है? सर, स्लेवरी ना होती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज इफ दे आर गुड्स। उनसे सर बिना पैसा दिए काम कराना। हाँ, उनको सर एक्सप्लॉइट करना। हाँ, उनको सर हेजार्डस पोजीशंस में डालना, उनको चोट लगने का, उनको लाइफ का, लिम्ब का डैमेज होना। हाँ, उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराना, उनको फोर्स सेक्सुअल नॉन कंसेंसुअल सेक्स करवाना। हाँ, ये सब स्लेवरी होती है सर।
23, 23, 23, 24, 24, 23। अरे बाबा साहेब ने स्लेवरी यूज नहीं किया, लेकिन 23 एंड 24 से हमने स्लेवरी के सारे एलिमेंट्स प्रोहिबिट कर दिए। ओड़े बाबा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 इम्प्लाइड फॉर्म में लेकर जा रहा है और प्रोहिबिट कर रहा है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पल्ले पड़ेगा ये सुनो। सर हम ना थक गए सर, बहुत ही ज्यादा थक गए सर। कितना पढ़ाओगे सर? जान ले रही सर, इतना थोड़ा पढ़ाना होता है सर। थक गए? थक गए तुम लोग? हाँ सर। बेटा इतना लॉ मैंने तुम्हें पढ़ाया? हाँ सर। इतना मैंने तुमको लॉ पढ़ाया, इतना लॉ पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि ये सारा लॉ जो तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे तुम्हारे जो मन के डाउट्स है इनको हटा देगा। हाँ सर बिल्कुल हटा देगा। सो लॉ रिमूव्स ऑल डाउट्स, इसलिए मैं तुमको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। यस, बट इतने लॉ डाउट्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्यों डाउट्स रिमूव करता है? बिकॉज इट गिव्स यू फ्रीडम माय फ्रेंड। यस, it gives you freedom and it gives you clear protections. Yes sir, it gives us clear protections. It gives us clear protections. But sir इतना पढ़ाने के बाद भी हुआ क्या? Okay, still there is exploitation. Yes sir, still there is exploitation of women and children. सब पढ़ाने के बाद भी क्या हुआ सर? बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात है सर, एकदम सही। So law removes all doubts, gives freedoms and clear protections. Still there is exploitation of women and children. हाँ सर सही बोलो। Article 14, equality before law and equal protection of laws. हाँ। Article 15, no discrimination on the basis of race, religion, caste, sex, place of birth. 16, equal opportunity in public employment. हाँ सर। 17, abolition of untouchability. हाँ sir. 18, abolition of titles. It gives you 6 freedoms. हाँ sir. Article 19 subclause 1 A, B, C, D, E और F हमने फेंक दिया था, G. 4 clear protections. Article 20 arbitrary conviction. 21 life and liberty. 21A जिसको हम बाद में डिटेल में करेंगे, एजुकेशन. 22 arbitrary arrest. Still there is exploitation of women. 23 children. 24. I hope तुम्हें सारे याद हो। Everyone is clear with this or not? सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this one. So Article 14, law removes all doubts, gives 6 freedoms, 4 clear protections. Still there is exploitation of women and children. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रही? Everyone is clear or not? बहुत ही बढ़िया सर। ओके सर। तो सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्या सर? अब क्या प्रॉब्लम है? या तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है? नहीं सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम, नोनी सी प्रॉब्लम सर। 20 है ना सर, आर्बिट्ररी कन्विक्शन से डील कर रहा है। पुलिस 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 पुलिस, ओके। कोर्ट 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 कोर्ट, पुलिस 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 पुलिस, ओके। यहाँ पे लिखा है लाइफ एंड लिबर्टी। ये सर पुलिस 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 कोर्ट कोर्ट कोर्ट, पुलिस पुलिस पुलिस, क्रिमिनल क्रिमिनल क्रिमिनल। इसमें एजुकेशन यहाँ पर नहीं डालना मांगता था सर आपने। तो 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से हमने आर्टिकल 21A डाला और उसमें डाला राइट टू एजुकेशन। आपको उनको जमा नहीं सर, ये जगह ठीक नहीं थी, ये जगह कहीं और होना मांगता था। तो मैंने एक बंदे को बुलाया, ओके, बेचारा भरी दोपहर में काम कर रहा था, सर पे ईंटें लेकर घूम रहा था। मैंने उसको बोला भाई कितना पैसा मिलता है? कहता है साहब सुबह से दोपहर से शाम तक काम करके भरी दोपहर में
मुझे 100 रुपए मिलता है। ओके, 100 रुपया जब मिलता है ना सर, ओके, 100 रुपया तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन जो ठेकेदार है ना सर, वो मुझसे 1000 रुपए के इस रसीद पे अंगूठा लगवा देता है सर। मैंने कहा तू पढ़ता नहीं है क्या? बोला सर एजुकेशन नहीं है ना, पढ़ना नहीं आता, और एजुकेशन नहीं होने की वजह से मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे को सहना पड़ता है, मेरी कोई डिग्निटी नहीं है सर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Oh, education gives you choice and dignity. And that is why Article 21A is absolutely at the correct spot. समझ लो कि ना समझ लो, ऐसा पढ़ते हैं पॉलिटी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? Everyone has understood this. तो सब्जेक्ट समझो बेटा, सब्जेक्ट, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सब्जेक्ट समझ लो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको पल्ले पड़ा या नहीं? तो ऐसा तुम्हें इस जगह पर कोई ऐसा नहीं पढ़ाएगा, ना पढ़ा सकता है। So be very very clear on what I'm teaching you. Make sure that you take full advantage of this part. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone. So हम इस पेज पर लेकर आ रहे हैं the most dangerous topic. So most dangerous topic? Yes. So हमारे पास most dangerous topic is religious rights. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बहुत बड़े सर। So हमारे पास most dangerous topic is religious rights. Yes sir. मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, हमारे पास सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म में हमारी अपनी डेफिनेशन है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मैं तुम्हें ये प्रीएम्बल के समय पढ़ा चुका हूं कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज वॉचफुल एम्बिवैलेंस, हमारा कॉन्सेप्ट इज सर्व धर्म संभाव। क्या है सर? सर्व धर्म संभाव। दिस इज आवर गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इन अदर वर्ड्स, हम लोग इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं फ्रॉम ऑल द रिलीजन्स, लेकिन वो एक प्रिंसिपल्ड इक्वी डिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि स्टेट इंटरफेयर कर नहीं सकता, वो कर सकता है, कैन इंटरफेयर। सो इंडिया हैज इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। सो मैंने बाबा साहब से पूछा, मैंने कहा बाबा साहब, हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म या का कॉन्सेप्ट आपने प्रियम्बल में समझा दिया था, तो और भी कई हैं। तो प्रियम्बल के साथ साथ बाबा साहब ने बोला, सिद्धार्थ, हमने प्रियम्बल के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स में रिलीजियस फ्रीडम दिए हुए। रिलीजियस फ्रीडम्स आर गिवन अंडर आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28। ये चारों राइट्स फंडामेंटल राइट्स है। इन अदर वर्ड्स, ये जस्टिसिएबल है, ये एनफोर्सेबल है बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। प्रियम्बल तो सिद्धार्थ नॉन जस्टिसिएबल होता है, प्रियम्बल तो नॉन जस्टिसिएबल होता है, मैंने तो जस्टिसिएबल राइट्स दिए है। वी आर वेरी वेरी सीरियस ऑफ एंश्योरिंग रिलीजियस फ्रीडम। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पर, कैसे सर? सोच के विचार, सोच विचार। तो सोच विचार ये है कि सर रिलीजन बड़ा या ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट? हाँ सर। तो एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ ज्यादातर लोग चिल्लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, 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 कॉन्स्टिट्यूशन। इन अ वे तुम्हारा आंसर सही भी है, बिकॉज हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लेक्स रेक्स का, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स का। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो ये लेक्स रेक्स का कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लगता तो सर यही है, लेकिन 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 रिलीजन तब था जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इट predates our constitution. I hope everyone has understood. So ये जब कुछ नहीं था तब भी रिलीजन था। जब कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेस भी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बाद में आया, तुमने नोटिस किया 1250 तक तो मैग्ना कार्टा भी नहीं था। रिलीजन तो कब से है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मैंने बाबा साहब से पूछा, मैंने कहा बाबा साहब ध्यान से सुनना एक एक वर्ड, ओके? ये बिल्कुल आहा मोमेंट है, ओके? तो बाबा साहब को मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा साहब रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन? बोला सिद्धार्थ, ये सांस ज्यादा जरूरी होती है कि पानी ज्यादा जरूरी होता है? ये सवालों का कोई मतलब नहीं। मैंने कहा नहीं बाबा साहब पता होना। बोले देखो सिद्धार्थ, रिलीजन प्रीडेट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन। रिलीजन हमारी सोसाइटी का एक इंटेग्रल कंपोनेंट है। हमारी सोसाइटी में रिलीजन के बिना कुछ नहीं होता, ओके? पैदा होने से लेकर मरने तक हर मोड़ पे हमारी
सोसाइटी में रिलीजन होता है। मैंने कहा हाँ बाबा साहब, और सोसाइटी के लिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। मैंने पहले भी बोला था, इट इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज अ सोशल डॉक्यूमेंट। हाँ, तो जिस सोसाइटी में रिलीजन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, उस सोसाइटी के लिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ रिकॉग्नाइज करता है, बट रिलीजन को भी ये मानना पड़ता है कि रिलीजन विल बी यूटिलाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन रिटन टू रिकॉग्नाइज रिलीजन। ओह, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो यहां पर हम दोनों ही एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना सिद्धार्थ, वो भी हमारे रिलीजियस बिलीफ से निकला हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लोगों को लगता है डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद आया। नहीं सिद्धार्थ, हमारे डीएनए में सेक्युलरिज्म है, हमारे अंदर इस देश की मिट्टी के अंदर सेक्युलरिज्म है। उसको वर्ड बाद में मिला है, डज नॉट मीन कि वो स्पिरिट पहले से नहीं थी। स्पिरिट हमेशा से थी, एंड ये सिर्फ नाम डाला गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें कोई एक से ऊंचा नहीं और कोई एक से कम नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन को रिकॉग्नाइज करता है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस बताता है। ऑल्सो रिलीजन ये बोलता है कि हम वर्क करेंगे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो मैं अजल से बंदा ये इश्क हूं, मुझे जोद कुफ्र का गम नहीं, मेरे सर को दर्द तेरा मिल गया, मुझे अब तलाश हरम नहीं। ये लाइन हमारे रिलीजियस बिलीफ की बात है कि अजल से हम लोग एक डीएनए में हम लोग एसिमिलेटिव है, सेक्युलरिज्म है, हम लोग ह्यूमैनिटी को बहुत ऊपर रखते हैं। मेरी बंदगी है वो बंदगी जो बाप कह दे देरो हरम नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि मैं नहीं लिखूंगा तो वो है नहीं। मेरा एक नजर तुझे देखना बाखुदा नमाज से कम नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज माय इंडिया, दिस इज बाबा साहब शेड्डे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं, पल्ले पड़ा या नहीं? So tomorrow we will understand the constitutional provisions of Article 25, 26, 27 and 28. And tomorrow we will, or day after tomorrow, we will finish off fundamentals. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Please do, Bharat, please do.